आपका अपने चैनल में स्वागत है। 12th फिजिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हम लोग देखेंगे। ये फार्मूले इस प्रकार के हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जो कि सिंपल तरीके से सॉल्व भी हो जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इन फार्मूलों का याद होना महत्वपूर्ण है, और यह भी याद होना महत्वपूर्ण है कि इन फार्मूलों में जो वेरिएबल यूज हुए हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ है। ठीक, तो ज़रा ध्यान दीजिए। ये है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का अपवर्तनांक का फार्मूला, जिसमें ये है आपका प्रिज्म कोण और ये है विचलन कोण, मिनिमम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन एंगल है, और ये आपका प्रिज्म कोण है। वही चीज़ यहाँ पर है कि मिनिमम जो विचलन कोण है n-1 a। ठीक, उसके बाद ये जो है आपका, जब दो वेव एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका अलग अलग जब एम्पलीट्यूड होता है, तो जब उनका कंपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है, तो जो फाइनल जो उनका एम्पलीट्यूड बनता है, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला है r² = a1² a2²। और ये जो है उनमें जो फेज डिफरेंस होता है दोनों वेव के बीच में, ठीक है, तो ये कलांतर है, ये कलांतर है। न्यूमेरिकल में आपका दिया रहेगा कलांतर ये है, और पहली तरंग का जो आयाम है ये है एम्पलीट्यूड, दूसरे का ये है, तो परिणामी तरंग का आयाम बताइए, तो ये आपका हो गया। ऐसे यहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता बताइए, पहली तरंग की तीव्रता ये, दूसरे की ये, ठीक, और दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर है फाई है आपका। ये आप तीव्रता और आयाम के बीच का संबंध है। ये आपका देखिए कलांतर बराबर होता है 2π/λ पथांतर। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक वगैरह देखोगे, ये आपका पथांतर है, पथांतर दिया है, कलांतर पूछ लिया है, ये 2π/λ है, तरंग दैर्ध्य भी दिया रहेगा, ठीक है, तो ये देखिए कलांतर बराबर 2π/λ, ये आपका हो गया पथांतर। उसके बाद देखिए I max, इस पर आप देखेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स का इस पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर का, 3 नंबर का भी पूछा गया है। I max जो होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और या k = k ब्रैकेट में a1 + a2 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे I minimum √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, या k a1 - a2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका एम्पलीट्यूड है और ये न्यूनतम तीव्रता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें मिलती हैं तो किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता और किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होता है। तो अधिकतम तीव्रता का फार्मूला है, न्यूनतम तीव्रता का ये फार्मूला है, ठीक। हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी। नेक्स्ट, ये आपका है विड्थ, जो फ्रिंज बनता है उसका विड्थ है, और उसकी चौड़ाई है, और ये जो होता है कैपिटल डी। कैपिटल डी होता है जो आपका, जहाँ से लाइट, जो 2 पॉइंट होते हैं यहाँ से जो लाइट इस तरीके से पास होता है, और ये आपका स्क्रीन होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। और ये जो दोनों लाइट हैं, ठीक है, जो कोहेरेंट लाइट सोर्स है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो ये इस तरीके से, और लैम्डा क्या है, जो आपका ये लाइट है उसका वेवलेंथ है, ठीक। तो W = dλ/d। इस पर डायरेक्ट किस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक। ये पर्दों के बीच की दूरी है, ये जो 2 सोर्स है लाइट सोर्स उनके बीच की दूरी है, ये तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, और ये आपकी फ्रिंज जो बन रही है उसका विड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है। और सारे फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, सेम होती हैं। उसके बाद ये देखिए आपका
वर्क फंक्शन है, कार्य फलन है। W इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है और न्यू नॉट जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इसको हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं, ठीक, या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, मतलब ये वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो जो लाइट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो मेटल से बाहर आएंगे ही नहीं। और इससे एबव होगा या इतना ही होगा, इतना होगा तो सरफेस पे आ जाएंगे, एबव होगा तो सरफेस पे आएंगे, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी भी रहेगी। तो ये आपका वर्क फंक्शन है, कार्यफलन एच न्यू नॉट। ठीक, ये आपका आइंस्टीन इक्वेशन है। ठीक, कि जो फोटॉन की जो एनर्जी है एच न्यू इक्वल टू क्या होगा, पहले जब फोटॉन जब किसी मेटल के सरफेस पे गिरेगा, बच्चों इस इक्वेशन कैसे लिखोगे, जब कोई फोटॉन मेटल के सरफेस पे गिरेगा तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर इमिट करने में वेस्ट कर देगा। दैट्स कॉल्ड W, वर्क करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए हैं उनको कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा दे देगा जिससे मूवमेंट करें। ठीक, वो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला आपका होता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। आप प्रकाश की द्वैती प्रकृति, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश में ड्यूअल नेचर होता है, प्रकाश वेव जैसा भी बिहेव करता है और पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। ये उसी का फार्मूला है, देखिए P इक्वल टू एच बाई लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। देख रहे हैं, लैम्डा वेव का नेचर है और मोमेंटम पार्टिकल का नेचर है, और एच क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट है। तो ये ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे पूछ लिया गया ड्यूअल नेचर से आप क्या समझते हैं या प्रकाश की द्वैती प्रकृति से क्या समझते हैं, तो आप थोड़ा बहुत सेंटेंस लिखिए। अगर ये फार्मूला भी साथ में लिख दिए तो 100% आपको मार्क्स मिलने हैं। ठीक, उसके बाद इसी में थोड़ा सा कुछ चेंज किया जाता है इसी फार्मूले में, उसको भी आप लोग देखोगे अच्छे से। इस फार्मूले में क्या चेंज करते हैं जरा ध्यान दीजिए। लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी, हम लोग बी की वैल्यू रख देते हैं ऐसे। पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, 2k बाई एम, 2k बाई एम अंडर, ये उसकी वेलोसिटी है। यहाँ पुट कीजिए, यहाँ जब इसको आप रखेंगे तो h अपान m इंटू 2k बाई एम, जब आप सॉल्व करोगे लैम्डा इक्वल हो जाएगा h अपान अंडर रूट 2, देखिए ये m अंदर आ जाएगा, m स्क्वायर k बाई एम। ठीक, तो m में कैंसिल हो जाएगा, ये आप लोग समझ चुके ही हैं। ठीक, लैम्डा इक्वल हो जाएगा h अपान अंडर रूट 2m के। अभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपका लैम्डा का इक्वेशन बन गया कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उससे रिलेटेड जो वेव होगा उस वेव की ये वेवलेंथ है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो वोल्टेज यूज किया गया है, अगर वो V वोल्टेज है तो K इक्वल हो जाएगा EV। ठीक, लैम्डा इक्वल यहाँ कर लेंगे हम लोग H अपान K की वैल्यू रखिए 2m। ध्यान से आप समझ लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है ऐसे ही।
ठीक। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास है और प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक। सबकी वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा और बी में हमको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा, ठीक। और ये देखिए यहाँ हम इसको लिखे हुए भी हैं, लैम्डा और बी में हमको डायरेक्ट रिलेशन मिल गया है। जब सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा √150 अपॉन बी वोल्टेज एंगस्ट्रॉम। R150 की वैल्यू रख दीजिए 12.27 अपॉन डेल्टा बी एंगस्ट्रॉम। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, कि वोल्टेज V में प्रूफ कीजिए कि जो वेव होगा उसका वेवलेंथ इतना होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। डुअल नेचर के लिए ये हो गया, वो आपका इसके लिए ये फार्मूला हो गया। अच्छा, न्यूमेरिकल भी इस पे कैसे आ सकता है? अगर बोल दिया गया कि 50 वोल्ट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उससे रिलेटेड वेवलेंथ क्या होगा, तो लैम्डा इक्वल टू 150/50 कर दो। डायरेक्ट जो है आप आंसर ले लीजिए, बाद में जो आएगा सॉल्व करने उसमें एंगस्ट्रॉम लिख दीजिएगा, ठीक है। यहीं पे आपका 49 दे दे, 100 दे दे, आपका 100 दे दे। देखिए 100 अगर हो गया तो आप 100 रखोगे 12.27, नीचे 100 हो गया, 100 का √10 हो जाएगा, 1 पॉइंट कट करोगे 1.227 एंगस्ट्रॉम, ये उसका वेवलेंथ आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। वोल्टेज 100 दे दिया तो पूछ लिया कि उस इलेक्ट्रॉन से जो बद्ध, ठीक, या वह इलेक्ट्रॉन जब वेव नेचर में आ जाएगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो आप यहाँ पे 100 की 100 रखोगे, 100 का रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 कट करोगे, पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, ठीक। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देखेंगे। जैसे पूछा भी जाता है कई बार कि जब हमारा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, ठीक, तो इन ऑर्बिट में इनकी वेलोसिटी कैसे वेरी करती है। तो v देखिए रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। जो इसका रेडियस होता है, अलग अलग ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के हिसाब से चेंज होता है, ठीक। और इसका जो वेलोसिटी है वो इस हिसाब से चेंज होती है 1/n। जो पार्ट इलेक्ट्रॉन है उसका मूविंग का जो वेलोसिटी है वो ऐसे चेंज होता है, ठीक। मतलब जैसे से ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मोशन है स्लो होता जाएगा। और यहाँ जो ऑर्बिट है उसका रेडियस देखिए, पहले का रेडियस 1 ही रहेगा, दूसरे का रेडियस 2, 4 के हिसाब से हो जाएगा, थर्ड रेडियस जो है थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 9 के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे पूछा भी जाता है कि जो ऑर्बिट होते हैं उनका रेडियस किस पैटर्न में या किस रेशियो में होता है, ऐसे होता है आपका, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी उसके पास है, मतलब यहाँ से ये जो न्यूक्लियस के साथ जो उसका रिलेशन है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी और जो मोशन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो भी 1/n² होता है, ठीक। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद एक ये भी आपसे पूछा जाता है जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसका रेडियस क्या होता है। तो R1 इक्वल होता है 53 एंगस्ट्रॉम। एक आध बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। फर्स्ट का ये हो गया, उसके बाद आपका जो है चेंज होता रहता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ऑर्बिट का याद रखिए आप लोग, बाकी जो है उसको छोड़िए। फर्स्ट लर्न रखिए कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद एक फार्मूला और है कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं
तो जो उनका एंगुलर मोमेंटम होता है MBR, ये एंगुलर मोमेंटम है MBR, मतलब इसको कोणीय संवेग कहते हैं MBR इक्वल टू ऑर्बिट, वो जो ऑर्बिट है उसका नंबरिंग क्या है h/2π। ठीक, ये इसलिए आपको याद करा रहे हैं कि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम रेडियस, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे दिया, फिर रेडियस पूछ लिया, ये प्लांक कांस्टेंट है ही आपका, प्लांक कांस्टेंट का पेपर में वैल्यू दिया ही रहेगा। ये ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट वो भी दिया रहेगा। तो आप इस तरीके से ये आपका याद रहना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये रेडियस है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ऑर्बिट है, प्लांक कांस्टेंट है, बाकी ये 2π है ही जो है 22/7। एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा आपका जैसे जब एक ऊर्जा स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके निचले ऊर्जा स्तर से किसी नेक्स्ट ऊर्जा वाले स्तर पर पहुंचता है, तो वो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इनके इसके बराबर, ठीक है, इतनी एनर्जी जितना डिफरेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग वो एक वेव रिलीज करता है। और इस वेव का वेवलेंथ क्या होता है, उसको उसका डायरेक्ट फार्मूला है 12375 अपॉन डेल्टा ई एनर्जी का डिफरेंस, ये लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। डेल्टा ई ये इसकी वैल्यू किस में रहेगी आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी, और जो पूरा आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक, ये भी देखिए बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, मतलब जो वेव जनरेट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अगर एनर्जी डिफरेंस इतना है, वो भी किस में लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, तो आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक, ये भी आप तैयार रखिए। चलिए नेक्स्ट आपका फार्मूला, एक फार्मूला और महत्वपूर्ण है, ज़रा उसको भी ध्यान रखिए कि ये आपका कि 1 AMU क्या होता है। 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक, एक AMU की जो वैल्यू होती है इतनी होती है, कभी पूछा जाता है। एक AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻20 एटॉमिक मास यूनिट होता है, इतना होता है। अच्छा, इस इतने मास के इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होगी इस फार्मूले से, ठीक, उसकी वैल्यू होती है, जो एक AMU के इक्विवेलेंट रिलीज होगी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये भी आपके महत्वपूर्ण फार्मूला है कि एक AMU के इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद कुछ सीरीज है, जैसे लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। तो ये पूछा जाता है कि ये किस रेंज में मिलते हैं, ये सीरीज किस रेंज में मिलती है। ठीक है, मतलब रेंज का मतलब ये हुआ कि ये विजिबल रेंज में है कि इंफ्रारेड रेंज में है कि अल्ट्रावायलेट रेंज में है, ये बताना होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे। तो ये लाइमन जो होता है आपका, जैसे ये देखिए, ये आपका होता है दृश्य तरंग, ये विजिबल रेंज में होता है बामर। ठीक है, और उसके बाद ये जो नीचे का है और ये ऊपर का है, ऊपर का आपका होता है पराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक, ये UV वाला अल्ट्रावायलेट रेंज में होता है, और ये जो नीचे होता है ये औरक्त रेंज में होता है,
अवरक्त क्षेत्र में, इंफ्रारेड, ठीक है। और ये जो बीच वाला होता है ये आपका दृश्य क्षेत्र का होता है, क्योंकि पूछा जाता है कि ये जो बामर सीरीज है, जो बामर श्रेणी होती है, किस रेंज में प्राप्त होती है, ठीक। और उसके बाद इसके वेवलेंथ के फार्मूले भी इस तरीके से होते हैं। इसका लाइमन का होगा R और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। मतलब हाई लेवल से आप फर्स्ट स्टेज में आना है, जो प्रथम एनर्जी का लेवल है, तो दोनों के डिफरेंस के बराबर जो वेव रिलीज होगी उसके वेवलेंथ का फार्मूला आपका ये हो जाएगा। यहाँ यन आप 2 से लेके कुछ भी रख सकते हो, 5 डॉट डॉट, ठीक। बामर के लिए 1/λ इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहाँ n क्या होगा आपका 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से और हम लोग बना लेंगे, ठीक। R की वैल्यू होती है, उसे दिया रहेगा 10⁻⁷, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूले थे आपके, इन्हें आप लर्न करेंगे और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा, कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाएंगे, कुछ आप क्वेश्चन बैंक से भी सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फार्मूला आप ज़रूर लर्न करके रखिए।